हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। रिसेंटली दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट में मनमोहन सिंह को ट्रिब्यूट देने का काम किया एंड इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पे बरनौल की काफी ज्यादा चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल को दो ट्रक भी यहां पर कम पड़ने लगे हैं। अब इस क्लिप को डिटेल में देखेंगे और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो यहां पर पूछा जाना चाहिए वो ये है कि आखिरकार बॉलीवुड के सिनेमा इंडस्ट्री के लोग मनमोहन सिंह के बारे में पूरी तरीके से मौन क्यों बैठे हुए हैं। मनमोहन सिंह को सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उसके ऊपर भी हमारे देश का कोई सेलिब्रिटी कुछ भी नहीं बोल रहा है। ना ही खान्स कुछ बोल रहे हैं, ना ही कपूर कुछ बोल रहे हैं। किसी ने भी अभी तक ट्रिब्यूट दी क्या कहीं पर? डेफिनेटली नहीं दी। ऐसे में अगर दिलजीत दोसांझ यहां पर एक ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं अपने कॉन्सर्ट के, लाइव कॉन्सर्ट के बीच में, तो ये डेफिनेटली काबिले तारीफ है और पूरा कॉन्सर्ट उनके यहां पर नाम किया जा रहा है। मतलब यार, क्यों बोले इनको बादशाह और क्यों बोले इनको खिलाड़ी, जब हरकतें हैं इनकी पूरी की पूरी कबाड़ी। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है, इस चीज से बचना। आपने कभी लोकसभा का वो सेशन देखा आपने? हमारे पॉलिटिशियन ऐसे झगड़ते हैं जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे, मतलब वो भी नहीं झगड़ते जैसे वो झगड़ते हैं। मोदी जी और उनकी पार्टी के लोगों को नर्सरी की क्लास के बच्चे बोल दिया, ये तो अनदर लेवल ऑफ ट्रोलिंग हो चुकी है। आगे सुनते हैं क्या कह रहे दिलजीत। खैर, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, लेकिन ये बात तो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि उन्होंने कभी किसी पे पलट के जवाब दिया ही नहीं। ये उनकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। ये बात मुझे लगता है आज के यूथ को सीखनी चाहिए, मुझे भी सीखनी चाहिए ये बात, कि हमें कोई कितना भी बुरा बोले, हमें कितना भी हमें भटकाने की कोशिश करे, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए अपने काम को लेके। क्योंकि जो आपको बुरा बोल रहा है वो भी भगवान का रूप है, सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है कि आप उस पर रिएक्शन कैसे करते हैं। सो आज के यूथ को और मुझे भी, हम सबको ये सीखने की जरूरत है इनके जीवन से कि आप अपने काम पे फोकस होने चाहिए। और एक और बड़ी बात जो मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि वो पहले ऐसे सिख थे जिनकी भारतीय करेंसी पे उनके दस्तखत भी थे, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है पैसों के पीछे, उन पे इनके दस्तखत थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है इस मुकाम तक पहुंच जाना। तो आज हमारा सर झुकता है एक ऐसे देश प्रेमी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति और देश की सेवा में लगा दिया। मेरा बार बार कोट जो नमन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। आज का जो ये हमारा कॉन्सर्ट है ये उनके नाम है। ओए होए होए, पूरी तरीके से जल भुन के राख हो जाएंगे बीजेपी आईटी सेल के लोग। व्हाट्सएप अंकल को अगर एक क्लिपिंग निकाल करके भेज दोगे तो उनकी वही वाली हालत हो जाएगी, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का। अब यहाँ पर दिलजीत दोसांझ ने 3 बातें बोली। पहली बात ये कि बहुत ही सादगी से वो जीवन जीते थे मनमोहन सिंह, किसी की उल्टी बात का जवाब नहीं देते थे उल्टे तरीके से। दूसरी चीज यहाँ पर ये बोली गई कि जो नोट्स थे, जो करेंसी है इंडिया की, वो पहले सिख ऐसे थे जिनकी नोट्स के ऊपर साइन हुआ था। तीसरी चीज यहाँ पर मनमोहन सिंह को देश प्रेमी और देशभक्त बुलाया गया। मतलब सारी की सारी बातें एक ही वीडियो के अंदर बोल के रख दी। आज पूरे दिन बॉयकॉट दिलजीत दोसांझ चलने वाला है, मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे। अब इस पूरी वीडियो में दिलजीत दोसांझ ने जो बोला वो तो डेफिनेटली टू द पॉइंट है, सही बात बोली, लेकिन इसके अलावा जो सबसे मेजर चीज इस पे मेरा ध्यान गया वो ये थी कि क्राउड का रिएक्शन क्या है दिलजीत दोसांझ की बातों के ऊपर। दिखाया ये जाता है कि जैसे मनमोहन सिंह की डिमाइस से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर बीजेपी इस न्यूज को बार बार हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां का क्राउड साफ साफ ये दिखा रहा है कि आखिरकार जनता इसके बारे में क्या सोचती है। दिलजीत दोसांझ मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर क्राउड वहां पर बू कर सकता था अगर मनमोहन सिंह इतने ही नापसंद होते हमारे देश के लोगों को, लेकिन वहां की जनता किस तरीके से चीयर कर रही है, दिलजीत दोसांझ की हाँ में हाँ मिला रही है, ये हमारे को साफ साफ इस क्लिपिंग में नजर आ रहा है, विच क्लियरली शोज
कि क्राउड रिलेट कर रहा है दिलजीत दोसांझ जो बात बोल रहे हैं उससे। अब जहां पर पब्लिक का एक रिएक्शन पता चलता है कि मनमोहन सिंह की डिमाइस के ऊपर पब्लिक क्या फील कर रही है, पूरा देश इस टाइम पर सैड है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसको भी नहीं छोड़ा, इसके ऊपर भी बीजेपी ने टुच्ची ओछी राजनीति करने का काम किया। यार राजनीति करनी चाहिए और हर चीज में राजनीति करनी चाहिए, पॉलिटिशियंस का काम ही यही होता है, लेकिन किसी भी अपोनेंट के डिमाइस के ऊपर इस तरीके से ओछी राजनीति करना, मतलब तुम करो टुच्चापन, तुम उसी के लिए एंटाइटल्ड हो, लेकिन किसी के डिमाइस के ऊपर ओछापन करना, ये मुझे लगता है किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है। अब इसी के साथ आगे चलना चाहता हूं और एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी काफी ट्रेंड कर रही है। जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, उन्होंने भी मनमोहन सिंह की काफी तारीफें करी हैं और ये बताया है कि जो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस थे वो मनमोहन सिंह के टाइम पर ही सीमेंट हुए थे, उस टाइम पर ही बनने शुरू हुए थे सही तरीके से। मोहम्मद मोइजू ने एक पोस्ट करके डाला जहां पर उन्होंने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का मालदीव्स विजिट 2011 में जो हुआ था वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा मोहम्मद मोइजू ये भी कहते हैं कि उनकी लुक ईस्ट पॉलिसी ने साउथ एशिया में डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया था। अरे क्या क्या बोल रहे हैं मोहम्मद मोइजू, यार मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी का ही डंका बजता है यहाँ पर, मनमोहन सिंह का डंका क्यों बजा रहे हो यार तुम। और उन रील्स के बारे में भी बात करना चाहता हूं जो एस शंकर के लिए बनाई जाती है। ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे एस जयशंकर तो फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़े किंग हैं, आज तक की सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसीज इन्होंने ही डिजाइन करी है। आखिरकार उनके दिल पे कितने बुलडोजर चल रहे होंगे इस टाइम पर। एंड एक्चुअली में किसका डंका बज रहा है किसका डंका नहीं बज रहा है, ये तभी डिसाइड होता है जब पीछे से उसके कोई अच्छी बात करी जाती है। देखो सामने से अच्छी बातें तो करी जाती है, खासतौर से जब कोई बंदा किसी पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे बैठा होता है तो लोग उसके बारे में अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब कोई बंदा किसी पोस्ट से उतर जाए या फिर उसका डिमाइस हो जाए उसके बारे में भी लोग जब अच्छी बातें करें, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डंका होता है मेरे हिसाब से। इनफैक्ट इसको देखने के बाद भी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आज बॉयकॉट मालदीव्स का भी एक ट्रेंड चलने वाला है। मतलब दो ट्रेंड आज के पक्के हैं, बीजेपी आईटी सेल के लोगों को 2-2 रुपए बांट दिए गए होंगे, एक तो दिलजीत दोसांझ के खिलाफ बातें करनी है और एक मालदीव्स के खिलाफ बातें करनी है। लेकिन इस सबके बीच में सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार फॉरेन पॉलिसीज का इस टाइम पर हो क्या रहा है, मोदी जी का डंका बज कहां रहा है। अमेरिका हम देख रहे हैं लगातार मोदी जी को कॉर्नर कर रहा है, चाइना ऑलरेडी पहले से कॉर्नर करता ही था, अब मालदीव्स जैसी कंट्रीज ने भी मोदी जी को कॉर्नर करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा चाइना तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर बकायदा एक डैम बना रहा है इंडिया के बॉर्डर के पास, अभी दिखाऊंगा आपको आगे चल के न्यूज। तो आखिरकार डंका कहां बज रहा है बता दो मुझे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, एक और ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में बात करना चाहूंगा। यूपी में आजकल खुदाई का दौर चल रहा है, यस हर जगह खुदाई करी जाती है एंड हर थोड़े दिन में एक नई निकल कर आती है कि इस मस्जिद के नीचे भी कोई मंदिर हो सकता है, सर्वे होना चाहिए, खुदाई होनी चाहिए। तो रिसेंटली अखिलेश यादव का भी नाम यहां पर आकर के जुड़ चुका है। अब अखिलेश यादव भी यहां पर खुदाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन इवेंट के अंदर बीजेपी और गोदी मीडिया को पूरी तरीके से लपेट के रख लिया, इसको कहते हैं डबल पनौती। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। रिसेंटली एक यूट्यूबर ने मेघालय में एक चर्च में जाकर के जय श्री राम के नारे लगाए और राम जी के गाने भी यहां पर गाए। देखो यार राम जी के गाने गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जय श्री राम के नारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब लगाओ, जोर जोर से लगाओ, लेकिन किसी और के धार्मिक स्थल पे जाकर के ये डेफिनेटली राम जी ने तो कभी नहीं सिखाया होगा अपने धर्म के अंदर। इस यूट्यूबर का नाम है आकाश सागर, जो कि मेघालय की एक चर्च में गए और चर्च में जाकर के इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, इन्होंने गाने भी गाए राम जी के, एंड इसको लेकर के अब इनके ऊपर एक लीगल एक्शन हो चुका है। इनके ऊपर मेघालय की पुलिस ने एक एफआईआर भी कर ली है यहाँ पर। इनफैक्ट वहां के सीएम ने भी इस मैटर के अंदर इंटरवीन किया क्योंकि वहां के लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स डेफिनेटली हर्ट हो चुके हैं। अब आप लोग सोचोगे कि जय श्री राम गाना गाने से किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्यों हर्ट हो। देखो यार यहाँ पर राम सिया राम सिर्फ गाना नहीं गाया गया है, चर्च के अंदर जाकर के जहां पर क्रिश्चियन लोग अपनी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, वहां जाकर के इस गाने को गाया गया है, जो कि साफ साफ ये दिखाता है कि दूसरे धर्म में जाकर के इंटरफेयर करने की, प्रोवोक करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। बाकायदा इंटेंशन ही उस चीज की थी और वीडियो को वायरल करने की यहाँ पर इंटेंशन से सब कुछ किया गया। उसके बाद ये जो यूट्यूबर भाई साहब है मिस्टर आकाश सागर, इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी डाला अपने डिफेंस में। ये बोला कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है पूरी तरीके से, जो मैं कर रहा था वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी, फलाना ढिमकाना। भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक चीज होती है, लेकिन उसके साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है। जहां पर तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारे को बात करनी चाहिए भाईचारे के बारे में, तुम यहाँ पर और डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे को पता है कि तुम्हारी बातों से क्या हो सकता है, तुम कोई 2 साल के बच्चे तो हो नहीं। वैसे आकाश सागर कैसा बंदा है या कैसा नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप जाकर के इसका चैनल देखना, आपको समझ में आएगा। ये राम जी की बातें तो यहाँ पर करी जाती है, लेकिन खुद भाई साहब महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उल्टी सीधी गालियां दी जाती हैं इनकी वीडियो के अंदर। आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि इस बंदे की आखिरकार इंटेंशन क्या रही होगी एक्चुअली में। आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा कुछ फनी और इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं इंडिया एंड यूपी
इज नॉट फॉर बिगिनर्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज है। उत्तर प्रदेश में एक गैंग पकड़ा गया जो कि अपने चोरों को फिक्स्ड सैलरीज देता है। यस, इसके अलावा ये गैंग जो है अपने मेंबर्स को ट्रैवलिंग अलाउंस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराता था। ये मुझे चोरों का गैंग कम और टीसीएस की कहानी ज्यादा यहाँ पर लग रही है। ऐसा लग रहा है टीसीएस में वर्क एथिक्स के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, रेगुलरली सैलरीज दी जा रही है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है। अबे कोई चोरों का गैंग है या फिर मल्टीनेशनल कंपनी है? वर्क एथिक्स बनाए हुए इन्होंने यहाँ पे। अबे इतने वर्क एथिक्स तो नारायण मूर्ति ने नहीं बना रखे, जो कि पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पर बैठ करके चला रहे हैं। चोरों के गैंग के एथिक्स नारायण मूर्ति से ज्यादा है। चीचा कुछ सीखो इनसे। अब ये जो गैंग है इसका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया। इसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही इसके बारे में सारी बातें बताई और काफी तारीफ वाले वे में सारी बातें बताई गई हैं। नारायण मूर्ति की कंपनी से छोड़ के यहाँ ज्वाइन कर लो, ज्यादा स्कोप है, मैं बता रहा हूं अभी। इसके अलावा एक और फनी न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। फर्जी आईएएस बनकर क्लब और होटलों को धमकाने का काम कर रहे थे एक शख्स। मतलब फर्जी आईएएस तो यहाँ पर बनी गए, उसके अलावा लोगों को धमकाने का भी काम किया जा रहा है। मतलब फर्जी आईएएस बने हैं तो कॉन्फिडेंस भी तो कैरी करेंगे ना। एंड इससे भी बड़ा जोक यहाँ पर ये कि ये जो बंदा फर्जी आईएएस बन करके धमका रहा था क्लब्स को, ये एक्चुअली में इंजीनियर था। मतलब इंजीनियरिंग करके तुम फर्जी आईएएस बन रहे हो। अगर फर्जी आईएएस बनना ही था तो इंजीनियरिंग की मेहनत क्यों करी? इस पूरे मैटर में नॉर्थ गोवा पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करी। इस बंदे को अरेस्ट भी करने का काम किया जो खुद को आईएएस अधिकारी बताकर क्लब और होटलों के मालिक को पूरी तरीके से धमकाने का काम कर रहा था। इनफैक्ट इस बंदे ने पुलिस कर्मियों तक को धोखे में रखा और उनका व्यवसायियों को डराने के लिए इस्तेमाल भी करा। अब आप लोगों के दिमाग में यही बात घूम रही होगी कि बंदा कहां से बिलोंग करता है और आप लोगों के पास एक आंसर भी होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये बंदा गुजरात का नहीं है। गुजरात के अलावा भी हमारे देश में अलग अलग जगहों पे टैलेंट पहुंचना शुरू हो चुका है। ये टैलेंट यहीं पर रुक जाना चाहिए, मैं बता रहा हूं, नहीं तो हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहली इंटरनेशनल, एक्चुअली इंडिया से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर यूएस के एफडीए ने चाय को यहां पर रिकॉग्नाइज किया है एज अ हेल्दी बेवरेज, हेल्दी ड्रिंक की तरीके से चाय को लेबल यहां पर कर दिया गया है यूएस के एफडीए द्वारा। अब इस न्यूज का मतलब ये नहीं कि दिन में 6 चाय पीना शुरू कर दो, एक आधी पी ली तो ठीक है, और वो भी पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है। अभी आपको आगे चल के बताता हूं कैसे। एफडीए ने यहां पर चाय की एक स्पेसिफिक स्पीशीज जिसका नाम है कैमेलिया सिनेंसिस, इसको एज अ हेल्दी ड्रिंक रिकॉग्नाइज करने का काम किया है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी चाय, खास तौर से जो मसाला टी हमारे मार्केट में बिक रही है, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो जाती है। उसको अभी भी हेल्दी का टैग नहीं दिया गया, यहाँ पे उसको इससे बाहर रखा गया है। अब यहाँ पर बात करी जा रही है ग्रीन टी के बारे में, ब्लैक टी के बारे में, व्हाइट टी के बारे में, ऊलोंग टी के बारे में, लेकिन कैमोमाइल टी या फिर स्लिमिंग टीज जो होती हैं या फिर उसके अलावा जो मसाला टी है स्पेसिफिकली, उसको इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। लेकिन मेरे दिमाग में यहां पर ये सवाल उठ रहा है कि चाय को तो रिकॉग्निशन मिल चुकी है, लेकिन चाय वाले चीचा को कब मिलेगी? इसी साथ एक और इंटरनेशनल डंके वाली न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। शुरुआत में मैंने इसका मेंशन भी किया था आपकी स्क्रीन के ऊपर। चाइना टू बिल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम नियर बॉर्डर, इंडिया वेट्स एंड वॉचेस। मोदी जी का यही तो काम है, वेट और वॉच करना। एक्शन तो कभी मोदी जी चाइना के ऊपर ले नहीं रहे। यहाँ पे इस न्यूज में बताया गया कि चाइना किस तरीके से ब्रह्मपुत्रा के ऊपर सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। वैसे तो ये तिब्बत में बना रहा है, लेकिन इंडिया के बॉर्डर के काफी क्लोज बना रहा है। अब बहुत सारे लोगों का इसका मतलब मायने समझ नहीं आएंगे। इसके मायने ये है कि अब चाइना के पास जो पानी इंडिया में आएगा उसका कंट्रोल हो जाएगा पूरी तरीके से। पहले भी काफी हद तक था, लेकिन अब बड़े लेवल पे कंट्रोल होगा। एंड वाटर के कंट्रोल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वाटर के कंट्रोल के लिए लड़ाइयां तक हो जाती है दो देशों के अंदर, दो स्टेट्स के अंदर भी कई बार हमने देखा है। तो डेफिनेटली यहां पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है। चाइना के पास ब्रह्मपुत्रा का इतना बड़ा कंट्रोल आ जाएगा जो कि डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश को आगे चल के अफेक्ट करने वाला है। लेकिन मोदी जी इज वेटिंग एंड वॉचिंग। लाल आंख दिखा दो, दिखा दो। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी जी की लाल आंख मोदी जी अपने चश्मे के डब्बे से निकाल के दिखाएंगे या फिर नहीं दिखाएंगे? अपने रिएक्शन को नीचे कमेंट सेक्शन में भड़ास की तरह निकाल डालो। बाकी खबरों के बारे में क्या सोचते हो, दिलजीत दोसांझ की ट्रिब्यूट के बारे में क्या सोचते हो, खास तौर से ये बता के जाना। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो किस चीज की वेट कर रहे हो? मोदी जी की लाल आंख की वेट कर रहे हो क्या? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मुलाकात होगी अगली वीडियो में।